ठीक है। कहाँ थे? हाँ, हॉस्पिटल वगैरह पे थे ना, ठीक है। रेडी? अच्छा, अभी आपने हॉस्पिटल की बात कही और एजुकेशन सिस्टम में सुधार की बात कही। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ज़रूर बन गई है हॉस्पिटल के लिए भी, कॉलेज के लिए, लेकिन एक कमी ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है कि जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ डॉक्टर की पहुँच बहुत कम है, या तो सप्ताह में 1 दिन है, कहीं महीने में 2 दिन है। इसे लेकर आपकी पार्टी, क्योंकि सरकार में आप हैं तो आपसे तो जवाब चाहिए ज़रूर, इसे लेकर आपने ध्यान आकर्षित करवाया होगा, शायद मंगल पांडे जी भी आए थे 2 दिन पहले। तो क्या लगता है कि वो कमी कब तक पूरी हो जाएगी? नहीं, मैं इससे इनकार नहीं करूँगा, पूर्ण रूप से इनकार किया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि आम दिन किसी न किसी जगह से ये शिकायत आ ही जाती है कि फलना उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स नहीं हैं या बहुत कम आते हैं। तो उस पर हम लोग सही जगह पर अपनी बात रखते हैं। हाल फिलहाल ही इस तरह का कंप्लेन है कि जो मेडिकल कॉलेज जो है उसमें भी बहुत से डॉक्टर्स नदारत हैं, या फिर जो पूरा सिस्टम जो है वो 100% फंक्शनल नहीं है। तो जो हमारे प्रभारी मंत्री माननीय श्रवण कुमार जी हैं वो आए हुए थे, तो उनके साथ जा कर के वहाँ पे औचक निरीक्षण किया, जितनी सारी कमियाँ हैं उसको लेकर के निर्देश दिया गया, फिर सुधार हुआ। लेकिन ये देखिए, एक बार में मैं खुद मानता हूँ कि ये एक बार में होने का चीज़ नहीं है, लगातार उस पर निगरानी रखनी होती है, और लगातार लोग, हम तो हमेशा ये कहते हैं कि जो वहाँ के आसपास के लोग हैं उनको भी जागरूक होकर के कंप्लेन पहुँचाने पे ही सॉल्यूशन निकलता है। तो निश्चित रूप से जब भी ऐसी बातें आती है, या अगर क्षेत्र भ्रमण के दौरान इस तरह की चीज़ें आती है, तो जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं उनके तहत, या फिर हमारे जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं आदरणीय श्रवण कुमार जी, उनके तहत चीज़ों पे ध्यान आकर्षित करते हैं, और निश्चित रूप से उस पर काम भी होता है। एक तो ये शिकायत आपने कहा कि दूर हो जाएगा। लोगों की एक और बहुत बड़ी शिकायत है, वो ये है कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे चल रहा है, और आप तक इसलिए मैं पहुंचा रहा हूं क्योंकि आप सरकार में हैं। तो उस सर्वे का शायद टाइम 5-6 दिन और रह गया है। उसमें ये शिकायत है कोई वाकई में जो ज़रूरतमंद हैं उन तक या तो पहुँच नहीं पा रहा है, कुछ लेन देन की बात होती है, और जिनके पास पहले से गाड़ी है, घर है, उनके नाम भी जोड़ दिए जाते हैं। तो ऐसे लोग, ठीक है, 1-2 लोगों को मिल जाए, जिनके पास है उन्हें भी मिल जाए, किसी को दुख नहीं है, लेकिन जिनको चाहिए, जो आज भी फूस में रहते हैं, जिनके पानी टपक रहा होता है, उन्हें मिले, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं कि उन्हें ज़रूर मिल जाए? निश्चित रूप से जो बात आपने कहा, ये बातें हम तक भी पहुंची है, और ये इससे पहले मुझे लगता है कि पिछले मंथ ही उसका डेडलाइन था, लेकिन फिर चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि बहुत से लोग छूट रहे थे जो ज़रूरतमंद हैं, जिनके लिए ये योजना है, तो फिर जाकर बढ़ाया गया, और लगातार कोशिश की जा रही है। हाँ, कहीं ना कहीं ये मैं मानता हूँ कि कई बार इस तरह की शिकायतें आती है जो भी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कई बार मौखिक रूप से लोग शिकायत करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आवेदन के रूप में या लिखित रूप से अगर शिकायत करते हैं तो उस पर कार्य करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि कई बार ये भी देखते हैं कि मौखिक रूप से कह के, लेकिन सामने जब बातें आती है तो वो फिर वही होता है ना, लोग डरते हैं कि भाई अगर कह देंगे, लिख देंगे तो मुझे नहीं मिलेगा। और गांव के खास तौर पे वो तबका जिनके पास घर नहीं है, वो तो बोलने में, उनके मुंह में जवान भी नहीं होता, वो शिकायत क्या करेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल इनकार तो नहीं करता, लेकिन हाँ, ये जरूर कहूँगा कि सरकार आपको अगर योजना दे रही है वो आपका हक है, और हक के लिए अगर मुंह खोलना पड़े तो निश्चित रूप से खोलना चाहिए। और हम जैसे तमाम लोग, ऐसा नहीं सरकार में हो या ना हो, सामाजिक रूप से भी बहुत लोग आपसे जुड़े होते हैं। हर एक के गाँव घर में आज भी सामाजिकता बची हुई है। अगर कोई भी कंसर्न व्यक्ति, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरे दल से भी कंसर्न रहते हैं, लेकिन उनको वो ज़रूरत है तो हम तक आते हैं, तो करते हैं, क्योंकि भाई वो उनके लिए है, वो उसके आधार पे उनको मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस तरह के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, मुझे किसी से शिकायत नहीं है, ना मैं ये कह रहा हूँ कि मैं खुद अकेला करता हूँ। मुझे लगता है जिस तक भी ये शिकायत पहुँचती है तो निश्चित रूप से उस पर काम किया जाता है। आप कह रहे हैं तो ये भी मैं इनकार नहीं करता हूं कि अभी भी कुछ इस तरह की शिकायत बची हुई होगी, लेकिन अभी उसके लिए समय बढ़ाया गया है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उसे पूर्ण कर लिया जाएगा कि सभी ऐसे लोग जिनको ये चाहिए उन्हें वो मिले। चलिए, ये एक और शिकायत है। शिकायत वो क्या, मतलब एक ध्यान आकर्षित करने वाली बात है कि पहले जैसे सभी ज़िला में होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जो रोज़गार के लिए काम करता है, उसको आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि हर पंचायत में एक रोज़गार सेवक के नाम से नियुक्ति दी गई है और वो काम करने के लिए कहा गया है। परंतु वो रोज़गार सेवक को या तो उनका काम पूरा पता नहीं है या लोगों को पूरा पता नहीं है, वो सिर्फ मनरेगा से रिलेटेड काम में ही सिमट गया
है। जबकि मैंने जो अध्ययन किया था कि उनका काम है कि जितने भी बेरोज़गार हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके नाम लिखवाएं, और जब जिला कलेक्टर के नेतृत्व में एक रोज़गार मेला लगता है तो वहाँ तक उन लोगों को पहुँचाया जाए, और उन लोगों को भी अलग तरीके का जो छोटे मोटे कोई दुकान चला के काम कर रहा है या जहाँ भी किसी को अपना स्टाफ चाहिए तो उसके थ्रू वो वहाँ नौकरी कर पाए। ख़ास तौर पे क्योंकि आपके क्षेत्र में बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, आपने भी कहा कि यहाँ के लोग वोटिंग प्रतिशत इसलिए कम होता है कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र में लोग जाते हैं, तो ये हो इसके लिए थोड़ा सा कैसे आप जागरूकता फैलाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से आपने जिस क्षेत्र की बात की, अगर मधेपुरा या ये पूरे कोसी के बेल्ट की बात की जाए तो ये यहाँ के लोग किसानी पे ही डिपेंडेंट हैं। तो खेतीबाड़ी का एक सीज़न होता है, मतलब एक टाइम आने के बाद बहुत से लोग, निश्चित रूप से देश में कहीं भी कोई भी जा सकता है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है और सभी स्वतंत्र हैं अपने अपने हिसाब से अलग अलग प्रदेश में काम करने के लिए। लेकिन निश्चित रूप से जो गड़बड़ियाँ आप बता रहे हैं, हालांकि मैं ये मतलब पहली बार मुझ तक ये डायरेक्टली किसी ने ये बात कहा है, निश्चित रूप से आपके जाने के बाद मैं निश्चित रूप से इन सब चीज़ों को देखूंगा कि आखिर हो क्या रही है या परेशानी क्या है, और निश्चित रूप से उस पर काम की जाएगी। और मैं फिर कहूँगा कि बहुत से योजना निश्चित रूप से, जब हम शिक्षा के प्रति इतने गंभीर इसलिए हैं क्योंकि बहुत ग्रामीण परिवेश में अगर शिक्षा से वंचित जो परिवार हैं वो बहुत कुछ समझ नहीं पाते हैं, उसके कारण बहुत से योजना का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता है। तो शिक्षा के प्रति गंभीरता हम लोग इसलिए दिखाते हैं क्योंकि आप अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, अगर पटना में जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद से फॉर्म भरता है, खुद से अपनी आवाज़ उठाता है, RTI लगाता है, तो वो खुद अपनी काम करने को सक्षम इसलिए है क्योंकि पढ़े लिखे की आबादी वहाँ अधिक है। तो निश्चित रूप से पढ़ाई लिखाई एक व्यवस्था ऐसा है जो इन सब चीज़ों को दूर करेगा। लेकिन आपने जो कहा है निश्चित रूप से इसे मैं देखूंगा और इस पर क्या किया जा सकता है निश्चित रूप से करूँगा। बिल्कुल, क्योंकि कहा जाता है कि विकसित क्षेत्र का जो पैमाना है वो ये है कि सड़कें अच्छी होनी चाहिए, बिजली ठीक ठाक हो, और किसी को अगर स्वरोजगार भी करना है तो उसके लिए पूंजी मिल जाए। सड़कें बन गई है, लगभग बड़ी बड़ी सड़कें बन गई है शहरों को बड़े शहरों से जोड़ने के लिए। तो अगर कोई अपना स्वरोजगार करना चाहे तो उनके लिए बिजली भी है, और पूंजी के लिए चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो या विश्वकर्मा योजना हो, इसके लिए लोन भी बड़े आसानी से मिल जा रहा है। तो लोग अपना रोज़गार अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। तो ये जो पलायन का है वो रुक सकता है, ये बड़ा आसानी से आप अपना काम अपने शहर में कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग अपने क्षेत्र के बैंक में जाके मिलें और उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। लास्ट में हम एक बार आपसे ये चाहेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्षेत्र के लोग क्या सोच के मतदान करें, ताकि जिस प्रकार से कहा जाता है कि लोकतंत्र का मंदिर या तो विधानसभा में है या फिर लोकसभा में है, तो उस मंदिर में एक अच्छे व्यक्ति जाएं और सभी क्षेत्र के, इस क्षेत्र का जो भी समस्या है वो आवाज़ वहाँ तक पहुँचाए और उस क्षेत्र के समस्या का समाधान हो सके। तो क्या सोच के लोग वोट डालें, इसके लिए आप मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति अगर वोट करता है, अगर मैं भी वोट करता हूं तो पार्टी से ऊपर किसी भी पार्टी के लिए मुझे ऐसे व्यक्ति को वोट करने से के लिए सोचना होता है कि जो जितने सारा, मान लीजिए ऐसा नहीं है कि एक विधायक अगर बन रहा है तो उनका जो फंड है वहीं तक उनका सीमित दायरा है, ये बिल्कुल मैं नहीं मानता। आप एक ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं या चुनना चाहते हैं जो तमाम अपने दायित्व को निर्वाह करते हुए कुछ एक्स्ट्रा करे। अगर मुझे लगता है कि एक विधायक चाहे तो अलग अलग डिपार्टमेंट से भी बहुत सारी योजना को ला करके विकसित कर सकता है, और सुख दुख में साथ होना तो लाजमी है कि अगर आप जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज के बीच हैं, तो जो दुख सुख में साथ हो, आपके चीज़ों को समझे, सुने और वो डिलीवर करे, और आपके आवाज़ को विधानसभा में जनता की आवाज़ बन करके वहाँ रखे। दल कोई भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि हर एक दल, अपने ही दल में अच्छे व्यक्ति हैं, हर एक दल में अच्छे व्यक्ति होते हैं, लेकिन सिर्फ दल के हिसाब से आप कई बार ना सोच करके जाति और धर्म के हिसाब से जब सोचते हैं तो मुझे लगता है कई बार कठिनाई होती है, आगे सामने वाला व्यक्ति उस समीकरण के आधार पे जीतता चला जाता है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर मैं वोट करता हूं
या मैं वोट करूंगा तो मैं ऐसे सरकार को चुनना चाहूँगा जो काम के प्रति गंभीर हो और सभी को लेके चले, जो जिसे हम अक्सर कहते हैं ए से जेड की समीकरण। बिल्कुल बिल्कुल। वोट देने वक्त ये ज़रूर देखें कि ना सिर्फ जाति या धर्म, ना केवल अपना पराया, ना केवल एक पार्टी का फॉर्म, उम्मीदवार का जो प्रेजेंटेशन है, उम्मीदवार का जो रेशियो है, उनके काम करने के तरीके को भी देखते हुए अगर आप वोट देंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। निखिल साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।